आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24 और 40 का HCF सबसे छोटी आवाज संख्या बराबर है। सम ऑफ मल्टीप्लस ऑफ 5 फ्रॉम 50 to 30 प्लस HCF ऑफ 24 and 40 माइनस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है 92 92, ऑप्शन सी 93 93, ऑप्शन सी 96 96, ऑप्शन डी 97 97। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 96। 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24, 40 का जिसे माने सबसे छोटी आवाज संख्या बराबर है, तो कितने हो जाएगी 96 यानी 96 के हो जाएगी। कैसे देखो, 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल है 15 + 20 + 25 + 30 बराबर 90। 24 और 40 का HCF कितना होता है 8। सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है। 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24 और 40 का HCF सबसे छोटी आवाज संख्या 90 + 8 - 2 बराबर कितनी है 96 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 + 0.6 + 0.06 + 0.006 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए। What must be added to 6 + 0.6 + 0.06 + 0.006 to obtain the number 7। ऑप्शन ए है 0.034, ऑप्शन बी है 0.334, ऑप्शन सी है 0.340, ऑप्शन डी है 0.343। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी 0.334। 6 + 0.6 + 0.06 + 0.006 में हम 0.334 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 7। जैसे कि कैसे ऐसे हुआ है देख लेते हैं। कैसे हुआ है देखो, माना प्रश्नगत व्यंजक में जोड़ी जाने वाली संख्या x है, तो प्रश्नानुसार 6 + 0.6 0.06 + 0.006 + x बराबर 7, तो x बराबर 7 - 6.666, x बराबर 0.334 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाएं तो योगफल क्या होगा। द सम ऑफ 5 consecutive even number is 60। What will be the sum if the next 2 even numbers are also added to it। ऑप्शन ए है 90 90, ऑप्शन बी है 94 94, ऑप्शन सी है 96 96, ऑप्शन डी है 98 98। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी 98। 5 क्रम से आने वाली सम संख्याओं का योगफल 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी इसमें जोड़ देंगे तो योगफल कितना हो जाएगा 98 होगा। कैसे देख लो, माना 5 क्रम से आने वाली संख्याएं कैसी हैं, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 हैं। प्रश्नानुसार x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 बराबर 60 है। 5x + 20 बराबर 60 है। 5x बराबर 40 है। x बराबर 8 है। तो 5 क्रम से आने वाली संख्याएं कौन सी हो गई 8 10 12 14 और 16। अगले 2 सम संख्याएं 18 और 20 होंगी और अवशिष्ट योगफल 60 + 18 + 20 कितना हो जाएगा 98। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्केल, पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 6 10 6 10 तथा 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार 3 वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल, पेंसिल तथा रबड़ के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। स्केल्स, पेंसिल्स एंड इरेजर्स आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 6 10 and 12 respectively। If a shopkeeper wants to buy equal number of these items, then what is the minimum number of packets of scale, pencils and eraser respectively he needs to buy। ऑप्शन ए है 975, ऑप्शन बी है 888, ऑप्शन सी है 1065, ऑप्शन डी है 658। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 1065। स्केल, पेंसिल और रबड़ क्रमशः 6
10 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। कोई दुकानदार 3 वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल 10, पेंसिल 6 और रबड़ को 5 कम से कम खरीदनी होंगी। ठीक है, कैसे खरीदनी होंगी ज़रा देख लो। 6, 10 और 12 का हम लासा लेंगे तो 60 आएगा। स्केल के पैकेटों की संख्या 60 बचा 6 और 6 कम 6 यानी कि 10 हो जाएगी। पेंसिल के पैकेटों की संख्या 60 बटा 10 और 10 छक्के 60 यानी 6 हो जाएगी। और रबड़ के पैकेटों की संख्या 60 बटा 12 और 12 पंचे 60 5 हो जाएगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवानी's mother gave her 300 rupees on standing first in an examination. She gave 1/4 of the money to her brother, 1/3 of the remaining to her younger sister, and kept the remaining money for herself. How much money in rupees did she keep for herself? यानी कि शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी माँ ने उसे कितने रुपए दिए? 300। उसने उस धनराशि में से 1/4 किसे दिया? अपने भाई को दे दी। बची हुई राशि का 1/3 किसे दे दिया? अपनी छोटी बहन को दे दिया। फिर बची हुई धनराशि अपने लिए रख ली। तो शिवानी ने कितनी धनराशि अपने लिए रखी वो बतानी है। ऑप्शन ए है 125 125, ऑप्शन बी है 150 150, ऑप्शन डी है 165 165, ऑप्शन डी है 215 यानी कि 215। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 150। ठीक है, शिवानी ने एक परीक्षा में फर्स्ट आई थी तो उसकी माँ ने उसे 300 रुपये दिए थे। उसमें से उसने 1/4 तो अपने भाई को दे दिया था। फिर जितना बचा था उसमें से 1/2 अपनी बहन को दे दिया था। फिर जो अपने लिए धनराशि बचा कर रखी थी तो वो रुपए में थी 150 रुपये। ठीक है, अगला हमारा कैसे 150 रुपये थे जरा ये भी देख लीजिए। शिवानी को प्राप्त धनराशि कितनी है? 300 रुपये। उसने अपने भाई को कितनी दी थी? 300 गुणे 1/4 कितना आ जाएगा? 75। शेष राशि 300 में से जब 75 घटाएंगे तो 225 होगी। फिर शिवानी ने अपने बहन के धनराशि दे दी 225 का 1/3 कितना है? 75। तो शेष राशि 225 में से 75 घटाया तो 125। तो अपने लिए कितना रख दिया? 150 यानी 150 रुपये उसने अपने लिए रख लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राघव वांट्स टू परचेज द फॉलोइंग आइटम, प्राइस एंड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड आर गिवन बिलो। आइटम है मिल्क, कार्ड, मैंगोज, बनानास। प्राइस है 50 रुपये पर आई लीटर्स, 80 रुपये पर केजी, 60 रुपये पर केजी और 4 ईच। और क्वांटिटी है 1 लीटर 250 ग्राम, 1 से 1/2 केजी, 1/2 दर्जन। तो इफ he has ₹190 with him, then which of the following sentence statement is correct? यानी कि राघव अपने निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है तो मूल्य तथा वांछित मात्रा इस तरह से दी गई। देखिए, दूध है वो 50 रुपये प्रति लीटर है, मात्रा 1 लीटर है। दही 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, 250 ग्राम है। आम 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, 1 से 1/2 किलोग्राम है। केले 4 प्रति 1 हैं और 1/2 दर्जन है। तो यदि उसके पास उन 190 रुपये हैं तो निम्न कथनों में से कौन सा सही होगा? पहला है कि उसके पास अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए यथार्थ रूप से पूरी धनराशि है। He has exact amount for purchasing the required items. ऑप्शन बी है उसके पास 6 रुपये कम पड़ रहे हैं। He has short 6 रुपये। ऑप्शन सी है उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। He has enough money to purchase 75 ग्राम more curd. ऑप्शन डी है उसके पास 4 रुपये शेष बचेंगे। ही विल हैव अ बैलेंस ऑफ 4 रुपये विद हिम। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है और 75 ग्राम दही और वो क्या कर सकता है? खरीद सकता है। ठीक है, कैसे जरा देख लो एक्सप्लेनेशन से। राघव के पास कुल कितनी धनराशि है? 190 रुपये। 1 लीटर दूध के लिए कितना खर्च राशि की गई थी? 50 गुणे 1 बराबर 50 रुपये। 250 ग्राम दही के लिए खर्च कितनी राशि की गई? 80 गुणे 250 बटा 1000 कितने? 20 रुपये। 1 सही 1/2 किलोग्राम आम के लिए कितनी खर्च राशि की गई? 60 गुणे 3/2 कितनी? 90। ठीक है, और 1/2 दर्जन के लिए खर्च की गई राशि 4 गुणे 6 बराबर 24। इस तरह से कुल
खर्च राशि कितनी होगी 50 + 20 + 90 + 24 बराबर 184 रुपये। और राघव के पास शेष बची राशि कितनी है 190 - 184 बराबर 6 रुपये। अतः विकल्प सी से 75 ग्राम दही के लिए आवश्यक राशि 80 × 1000 × 75 रुपये 6। ठीक है, स्पष्ट है कि राघव के पास कितनी धनराशि है, राघव के पास पर्याप्त धनराशि और उसके पास 75 ग्राम दही और वो खरीद सकता है। और इस तरह से सी उत्तर सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए है 3 समकोण बराबर 300 डिग्री, 3 राइट एंगल्स बराबर 300 डिग्री। ऑप्शन बी है 3 सही 1/2 समकोण बराबर 315 डिग्री, 3 सही 1/2 राइट एंगल्स बराबर 315 डिग्री। तीसरा कह रहा है कि 2 समकोण बराबर 190 डिग्री, 2 राइट एंगल्स बराबर 190 डिग्री। ऑप्शन डी कह रहा है कि 2 सही 1/2 समकोण बराबर 215 डिग्री, 2 सही 1/2 राइट एंगल्स बराबर 215 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि 3 सही 1/2 समकोण बराबर 315 डिग्री ये सत्य है। ठीक है, कैसे सत्य है जरा ये भी देख लो। पहला है कि 3 समकोण बराबर 3 × 90 डिग्री बराबर 270, 300 ये तो असत्य हो गया। दूसरा है कि 3 से 1/2 समकोण बराबर 3 × 90 + 90 × 1/2 बराबर 270 + 45 डिग्री 315 डिग्री। तो ये भी तो 315 डिग्री, तो ये हमारा कैसा है सत्य है। तीसरा हमारा है कि 2 समकोण बराबर 2 × 90 बराबर 180 डिग्री बराबर 190 डिग्री यह असत्य है। चौथा भी असत्य है। 2 से 1/2 समकोण बराबर 2 × 90 + 90 × 1/2 बराबर 180 + 45 बराबर 225 डिग्री बराबर 215 ये भी असत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ऑप्शन ए है 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। यानी कि 15, 8, 17 सेंटीमीटर, 6, 8, 10 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 सेंटीमीटर, 5, 12, 13 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, निम्न में से एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ ये नहीं हो सकती हैं, बाकी ये तीनों हो सकती हैं। कैसे जरा देख लो। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं लंब तथा आधार के वर्गों का योगफल के कैसे होता है बराबर होता है। विकल्पों की जांच करने पर 17, 15, 8 की घात 2, 289 बराबर 225 + 64 होगा। 289 बराबर 289 समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा कह रहा है कि 10, 6 और 8 की घात 2, 100 बराबर 36, 64 होगा। 100 बराबर 100 समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा कह रहा है कि 6, 5, 4 की घात 2, तो 36, 25 + 16, 36, 41 समकोण नहीं होगा। और तीसरा कह रहा है कि 13, 12, 5 की घात 2, 169, 144 + 25, 169 बराबर 169 समकोण होगा। यानी कि सी वाले से दी गई भुजाओं से किसी का समकोण नहीं बन सकता, बाकी सबसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सममिति होती है। हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव रोटेशनल सिमेट्री। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 7। अंग्रेजी वर्णमाला के 7 जो बड़े अक्षर हैं उनमें घूर्णन सममिति होती है। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि कोई भी आकृति जिसमें बिंदु समरूपता है सममिति के उस बिंदु को चारों ओर घूर्णी समरूपता प्रदर्शित करती है। अतः जिन अक्षरों में बिंदु सममिति में होती है उनमें निश्चित रूप से घूर्णी सममिति होगी। इसके अंतर्गत आने वाले अक्षर जैसे कि HIN, OS, XZ है। अतः अभिष्ट अक्षरों की संख्या कितनी होगी 7 होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिए गए। इस प्रकार शेष बची शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? From a 12 centimeter long and 8 centimeter wide rectangular sheet, squares of side of 3 centimeter are cut off from all the corners. What is the area in centimeter of the remaining sheet? ऑप्शन ए 50 50, ऑप्शन बी है 60 60, ऑप्शन डी है 72 72, ऑप्शन डी है 84 84। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 72। ठीक है, और ये हमारा 10 जनवरी 2023 को पूछा गया था कि 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के सभी कोनों को 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में काट लिया जाए तो शेष बची गई शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा? तो 72 यानी कि 72 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 यानी कि 60। ठीक है, और ये 10 जनवरी 2023 को पूछा गया था कि 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के सभी कोनों को 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में काट लिए गए तो इस प्रकार शेष बची शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा? 60 यानी कि 60 होगा। और 60 कैसे होगा? कुछ इस तरह से इसको काटा जाएगा। ऐसे बची शीट का क्षेत्रफल बराबर आयताकार शीट का क्षेत्रफल -4 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल 12 गुणे 8 -4 गुणे 3 की घात 2 96 -4 गुणे 9 96 -36 बराबर 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 6:40 बजे चलती है और स्टेशन बी पर उसी दिन 21:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यू स्टेशन ए से 19:10 बजे चलती है और अगले दिन 10:50 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। किसी रेलगाड़ी ने अधिक समय और कितना अधिक समय मिनटों में लिया? ट्रेन P leave station A at 6:40 o'clock and reach station B at 21:30 o'clock on the same day. Train Q leave station A at 90:10 o'clock and reach station B at 10:50 o'clock the next day. Which train takes more time and how much more time in minutes? ऑप्शन ए है P30, ऑप्शन बी है P40, ऑप्शन सी है Q50, ऑप्शन डी है Q70। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Q50। कैसे? जरा देख लो एक्सप्लेनेशन। कि रेलगाड़ी P है, उनके द्वारा लिया गया समय 21:30 PM से 6:40 AM यानी कि 14 घंटा 50 मिनट है। फिर रेलगाड़ी Q द्वारा लिया गया समय 10:50 AM से 19:10 PM है यानी कि 15 घंटा 40 मिनट है। अब इस अंतर 15 घंटा 40 मिनट 14 घंटा 50 मिनट होगा। स्पष्ट है कि रेलगाड़ी Q द्वारा 50 मिनट जो है वो अधिक समय जो है वो लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है। वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है। 20 सप्ताह में उस पथ पर कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है? अंकित runs on a circular track on length 400 meter. He makes 3 rounds daily on it. How much distance in kilometer does he cover on the track meter in a week? ऑप्शन ए है 7.2, ऑप्शन बी है 8.4, ऑप्शन सी 8.8, ऑप्शन डी है 9.4 यानी कि 7 2 8 4 8 8 9 4। सी आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी 8.4। ठीक है, अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है और उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है और इस सप्ताह में इस पथ पर जो है वो 8.4 यानी 8.4 किलोमीटर में दूरी को तय करता है। ठीक है, कैसे? देखो, अंकित द्वारा एक दिन में तय दूरी कितनी है? 400 मीटर गुणे 3 चक्कर लगाता है तो 1200 मीटर यानी कि 1.2 किलोमीटर होगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। उसमें दूरी कितनी है? 1.2 गुणे 7 बराबर 8.4 किलोमीटर। ठीक है, कि निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा? व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न? A1 4B8
9C 27, 16D 64, ऑप्शन ए है 25D 125, ऑप्शन बी है 25E 100, ऑप्शन सी है 25E 125 और ऑप्शन डी है 36E 100। तो देखो क्या आएगा इसमें, देखो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25E 125। देखो इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है, तो इसमें क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो इसमें तो ई है नहीं, ये हटा दो। फिर इसमें एक एक कम एक है, फिर 4 दूनी 8 है, 9 तिया 27 है, 16 चौको 64 है, फिर 25 पंचे 125 आएगा। ठीक है, ये 25 चक्कू 100 है तो इसीलिए नहीं होगा, और ये 25 पंचे 125 होगा, ये वाला सही है। यानी कि सही पैटर्न ऑप्शन सी ही हो जाएगा। प्रश्नागत पैटर्न निम्न प्रकार है, वही मैंने आपको बताया कि देखो। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 540 students of high school voted for the best group song presented in a competition. Then, on the basis of obtained votes, these group songs A, B, C, and D were represented on a pie chart by angles of 120 degree, 80 degree, 70 degree, 90 degree respectively at the center. How many students voted for group song B? Assume that one student has voted ओनली फॉर वन ग्रुप सॉन्ग, यानी कि एक विद्यालय में समूह गाना प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया है। प्राप्त मतों के आधार पर इन समूह गानों में ABCD को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया, जिनके लिए वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 120 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने विद्यार्थियों के समूह गान बी के लिए मत दिए हैं? कल्पना कीजिए कि विद्यार्थी केवल एक समूह गान के लिए मत करता है। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 140, 140 और ऑप्शन डी है 150, 150। से आंसर ऑप्शन बी 120, 120। ठीक है, कैसे, देखो पाई चार्ट बनाने के लिए 540 विद्यार्थी बराबर 360 डिग्री, समूह गान बी के लिए केंद्रीय कोण 80 डिग्री, अतः समूह गान बी के लिए मत देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 540 गुणे 80 बराबर 360 बराबर कितने हो जाएंगे, 540 गुणे 80 बटा 360 बराबर 120 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ऑब्टेन बाय 4 फ्रेंड्स योगेश, जोसेफ, बनीता, देविका। इंग्लिश में 72, 75, 69, 73, मैथमेटिक्स में 64, 68, 79, 56। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज करेक्ट, यानी कि निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। योगेश, जोसेफ, विनीता, देविका अंग्रेजी में 72, जोसेफ के 75, विनीता के 69, देविका के 73। गणित में योगेश के 64 यानी कि 64, जोसेफ के 68 यानी कि 68, विनीता के 79 सी और देविका के 76 76। से इसमें से हमें विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले। जोसेफ ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश बट मिनिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन बी है देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले। देविका गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कंबाइंड। ऑप्शन सी है विनीता को अंग्रेजी और गणित दोनों में अधिकतम अंक मिले। विनीता ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन डी है योगेश को अंग्रेजी और गणित दोनों में ही न्यूनतम अंक मिले। योगेश ऑब्टेन लीस्ट मार्क्स इन इंग्लिश एज वेल एज इन मैथमेटिक्स। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक यानी सबसे ज़्यादा अंक मिले। ठीक है, प्रश्नागत तालिका से योगेश के अंग्रेजी और गणित में कुल अंक कितने हैं, 72 + 64 बराबर 136 है। जोसेफ के अंग्रेजी और गणित के कुल अंक कितने हैं, 75 + 68 बराबर 143 है। विनीता के अंग्रेजी और गणित के कुल अंक कितने हैं, 69 + 79 बराबर 148 है। देविका के अंग्रेजी और गणित के कुल अंक कितने हैं, 73 + 76 बराबर 149 है। स्पष्ट है कि देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर कितने अंक मिले हैं, अधिकतम। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है इन मैथमेटिक्स कैन बी प्रोवाइड बाय यूजिंग। ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोगों के द्वारा।
ऑप्शन बी है डिडक्शन यानी कि निगमन के द्वारा, ऑप्शन सी है वेरिफिकेशन यानी कि जांच द्वारा, ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण द्वारा। ये हमारी सीटेट की मैथ की पैडागोजी और ऐसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 30 नंबर आती है मैथ, इसमें से 15 नंबर की पैडागोजी और मैथ 15 नंबर की आती है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निगमन के द्वारा। गणित में जो प्रमेय होते हैं उनको सिद्ध किया जा सकता है निगमन यानी कि डिडक्शन के द्वारा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि गणित विषय में जो प्रमेय होते हैं उनको निगमन विधि के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। निगमन विधि में सिद्धांत या परिभाषा को पहले बताया जाता है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। मतलब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले सिद्धांत या परिभाषा होती है वो आपको बता दी जाएगी, फिर उसका प्रयोग कैसे करना होता है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, यूज बाद में बताया जाता है, पहले एग्जाम्पल दे दिया जाता है। निगमन विधि में नियम या सूत्र को सत्य मान लिया जाता है और उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू किया जाता है। इसमें नियम या फिर जो सूत्र होते हैं उनको क्या मान लिया जाता है, सत्य मान लेते हैं और उदाहरण और परिस्थितियों में क्या करते हैं, लागू। निगमन विधि की अवधारणा एवं आधारभूत तत्वों को स्वयं सिद्ध या अभिग्रहित है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्रूड मेथड ऑफ असेसमेंट डेट इनक्रेज एंड रोट मेमोराइजेशन यानी कि आंतरिक गणना और रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है कि आस्किंग स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम गिवन इन ए वर्कशीट बाय कंसल्टिंग peers एंड टेकिंग टीचर्स असिस्टेंस यानी कि सहपाठी और शिक्षक शिक्षिका की सहायता ये परामर्श लेते हुए वर्कशीट में दी गई जो समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन बी है कि गुणन सारणी पहाड़े या सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक हैं। आस्किंग स्टूडेंट्स टू रिसाइट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड फार्मूलाज एज दीज आर बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटेशन। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या को हल करने के लिए देना जिसमें गणितीय विकलन और अवधारणाएं शामिल हों। पोसिंग अ रियल प्रॉब्लम for students to solve that involves mathematical computations and concept। ऑप्शन डी है कि कक्षा में प्रत्येक मुख्य विषय वस्तु को पढ़ाने या चर्चा करने के बाद नियमित रूप से रचनात्मक आकलन करना। टेकिंग रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट आफ्टर एवरी की टॉपिक इज बीन डिस्कस्ड और टॉट इन क्लास। स्वयं से हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि गुणन सारणी पहाड़ या सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये विकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। ठीक है, यांत्रिक गणना रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि को सबसे अच्छा उदाहरण यही है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि यांत्रिक गणना उपकरण अभी भी उपयोगी है, क्योंकि ये बच्चों को जो बुनियादी गणना होती है उसे सीखने में क्या करते हैं, हेल्प। जैसे कि अबेकस, स्लाइड, नियम आदि के साथ बार बार जो जोड़ या घटाव होते हैं उनका उपयोग करके गुणा या भाग करना सीख सकते हैं। तथा रटने पर आधारित आकलन जैसे गिनती की संख्या को रटना, पहाड़ा याद करना आदि रटने पर आधारित गुणन प्रक्रिया होती है। अतः उपयुक्त प्रश्नानुसार यांत्रिक गणना और रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि को सबसे अच्छा उदाहरण है कि गुणन सारणी पहाड़े या सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना है, क्योंकि ये विकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में कैसे होते हैं, सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेन हेले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वैन हिल्स थ्योरी टू जियोमेट्रिक थिंकिंग। ऑप्शन ए है कि आयु स्तर पर निर्भर है, स्तर आयु पर निर्भर है, द लेवल्स आर एज डिपेंडेंट। ऑप्शन बी है स्तर विकासात्मक है, द लेवल्स आर डेवलपमेंटल। ऑप्शन सी है स्तर अनुक्रमिक है, द लेवल्स आर सिक्वेंटिकल। और ऑप्शन डी है कि स्तर ज्यामिति में मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर चलते हैं, द लेवल्स मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन जियोमेट्री। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
ए की स्तर आयु पर निर्भर है। ठीक है, बेन हेले के ज्यामितीय सिद्धांत के बारे में ये सही नहीं है, बल्कि स्तर विकासात्मक ये बिल्कुल सही है। स्तर अनुक्रमिक है, ये भी सही है। स्तर ज्यामिति से मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, ये भी सही है। लेकिन आयु पर डिपेंडेंट ही ये सही नहीं है। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि बेन हेले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के स्तर आयु पर आधारित नहीं है। इसके चिंतनीय स्तर विकासात्मक तथा अनुक्रमिक होते हैं, अर्थात इसके चिंतनीय स्तर को एक सतत और क्रमिक रूप से सीख सकते हैं। इसके अंतर ज्यामिति में मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड विद यूज ऑफ गेम्स इन मैथमेटिक्स इज आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य हैं। ऑप्शन ए है नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण के द्वारा किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं। न्यू कॉन्सेप्ट्स कैन बी डेवलप्ड ओनली थ्रू फॉर्मल लेक्चरिंग एंड नॉट थ्रू गेम्स। ऑप्शन बी है कि नए विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। गेम्स कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग न्यूली डेवलपमेंट मैथमेटिकल स्किल्स। ऑप्शन सी है खेल उपयोग नहीं किया जा सकते। गेम्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर असेसमेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि ओनली ए, केवल ए सही है। ऑप्शन बी है ओनली बी, केवल बी सही है। ऑप्शन सी है बी एंड सी, यानी कि बी और सी सही है। ऑप्शन डी है ए एंड सी, यानी कि ए और सी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, ओनली बी, यानी कि केवल बी सही है। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर नए विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का जो प्रभावी रूप से उपयोग है वो किया जा सकता है। खेल एक तार्किक, मानसिक, शारीरिक गतिविधि होते हैं। खेल क्या होते हैं? एक तार्किक, मानसिक, शारीरिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टूडेंट इन योर क्लास इज एबल टू इन्फेयर दैट इफ सेट A has more object than set B and set B has more object than set C, then set A will have more object than set C. Which of the following measurement principles the student seems to have acquired? यानी कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, तो समुच्चय ए में समुच्चय सी की तुलना में वस्तुएं होंगी। निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा अपन के कौन से सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है? ऑप्शन ए है आनुपातिक चिंतन, प्रोपोर्शनल थिंकिंग। ऑप्शन बी है क्रम विनिमेयता, कम्युनिकेटिव। ऑप्शन सी है संरक्षण, कंजर्वेशन। ऑप्शन डी है संक्रामिता, ऑप्शन डी संक्रामिता। ठीक है, ट्रांसिटिविटी। विद्यार्थी द्वारा मापन के संक्रामिता सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि संक्रामिकता यानी कि ट्रांसिटिविटी यह एक द्विआधारी संबंध होता है जिसमें ए संबंधित होता है बी से और बी से संबंधित होता है सी से। तो ये संबंधित किससे हो जाता है? सी से। ठीक है, यानी कि इस तरह से दोनों आपस में सारे रिलेटेड होते हैं। ये विद्यार्थी के मापन के संक्रामिता सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है क्योंकि स्टडी ऑफ पैटर्न्स हैज बीन प्रमोटेड एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। ऑप्शन ए है प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं, पैटर्न्स आर आर्टिस्टिक इन नेचर। ऑप्शन बी है प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है, इट इज इजी फॉर अ टीचर टू टीच पैटर्न्स एट प्राइमरी लेवल। ऑप्शन सी है प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं, पैटर्न्स ले द बेस फॉर मेनी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। और ऑप्शन डी है प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत कम है, इसीलिए बच्चों को प्रतिमानों को बनाने में व्यस्त रखा जा सकता है। इन प्राइमरी ग्रेड्स द सिलेबस इज वेरी लेस सो चिल्ड्रंस कैन बी इंगेज्ड इन ड्राइंग पैटर्न्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी,
सी के प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को यही संदर्भित करता है, क्योंकि प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को हम इसीलिए संवर्धित करते हैं क्योंकि ये कई गणितीय अवधारणाओं का क्या करते हैं, निर्माण। प्राथमिक स्तर पर छोटे छोटे पैटर्न के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को समझ सकते हैं, जिससे बच्चों में तार्किक सोच का होता है निर्माण, क्योंकि पैटर्न एक क्रमबद्ध रूप से क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि while introducing the concept of numbers to class 1 student, Mr. Abdullah uses various object materials such as pencils, walls, toffees, etc. Which of the following represents the most appropriate reason to use this स्ट्रेटजी? यानी कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्ला ने विभिन्न वस्तुओं सामग्री जैसे कि पेंसिल हो गई, गेंदें हो गई, ट्रॉफियाँ हो गई इत्यादि का उपयोग किया। तो कौन सी इस युक्ति का उपयोग करने का क्या होगा, शाब्दिक उपयुक्त कारक होगा। ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों का ध्यान सुपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित करना, टू ब्रिंग स्टूडेंट्स अटेंशन टूवर्ड्स फेमिलियर ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी है गणित की कक्षा में कुछ खाली समय बिताना, टू हैव सम लेजर टाइम इन अ मैथमेटिक्स क्लास। ऑप्शन सी है संख्याएं जो कि एक निराकार संपत्ति हैं के संप्रतीकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण को वांछनीय है। यानी कि नंबर्स बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, numbers being an abstract concept require concrete examples for conceptualization। और ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को संख्या संप्रतीय नियम के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स नीड टू बी मोटिवेटेड टू लर्न नंबर कॉन्सेप्ट्स। आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी के संख्याएं जो कि एक निराकार संप्रतीय है के संप्रतीकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण क्या है, वांछनीय है। ठीक है, ये पेडागोजी देखो थोड़ी सी हार्ड होती है तो उसको समझकर अच्छे से करना। कक्षा 1 के विद्यार्थियों की संख्याओं की जो अवधारणा होती है वो समझ को बताने के लिए हम पेंसिल, गेंद, ट्रॉफियां इत्यादि का संप्रतीकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण क्या होता है, वांछनीय। उपयुक्त प्रश्नानुसार ये प्रक्रिया शब्दिक क्या है, उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं। इन सिंथेसिस मेथड भी प्रोसीड टू। ऑप्शन ए है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन। ऑप्शन बी है अज्ञात से ज्ञात की ओर, फ्रॉम अननोन टू नोन। ऑप्शन सी है कठिन से सरल की ओर, फ्रॉम डिफिकल्ट टू सिंपल। ऑप्शन डी है उदाहरण से नियम की ओर, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फ्रॉम नॉन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर हम संश्लेषित विधि में अग्रसर होते हैं। यानी पहले हम जो जानते हैं उसकी तरफ जानते हैं, फिर उसके बाद जो नहीं जानते हैं धीरे धीरे उसकी तरफ जानते हैं। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि संश्लेषित विधि यानी सिंथेसिस मेथड होता क्या है, वस्तु को छोटे छोटे पार्ट में एकत्रित कर अध्ययन करना। जो वस्तु होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, फिर उसका अध्ययन करना ही संश्लेषित विधि होती है। इसमें जो ज्ञात राशियां होती हैं उसकी मदद से ज्ञात की ओर चलते हैं, यानी कि जो हमें पहले से ही पता होता है उसका प्रयोग करते हम आगे बढ़ते हैं और जो हमें नहीं पता होता वो हम जानते हैं। अर्थात विद्यार्थी अपने प्रत्येक सामग्री के आधार पर उस ओर बढ़ता है जो उसे ज्ञात नहीं है। ठीक है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर आती है, यानी कि जो हम जानते हैं उसको पहले जानते हैं, फिर धीरे धीरे जो नहीं जानते उसको जानते हैं। ठीक है, यानी कि ज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में डेज जरूरी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल मस्ट इंक्लूड तकनीकी गणितीय शब्दावली, टेक्निकल मैथमेटिकल वोकेबलरी। ऑप्शन बी है गणितीय कहानियाँ, खेल और क्रियाकलाप, मैथमेटिकल स्टोरीज, गेम्स एंड एक्टिविटीज। ऑप्शन सी है प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि, फॉर्मल टू सॉल्व क्वेश्चंस। ऑप्शन डी है गणितीय संप्रतियों की सटीक परिभाषाएं, प्रीसाइज डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
बी मैथमेटिकल स्टोरीज, गेम्स एंड एक्टिविटीज, यानी जो गणितीय कहानियाँ होती हैं, खेल होते हैं और क्रियाकलाप। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, उसके अनुसार जो मैथमेटिक्स की प्राइमरी लेवल की होती है क्लासरूम, उसके पाठ्य पुस्तकों में गणितीय कहानियाँ, खेल और जो क्रियाकलाप है वो जरूरी होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से बच्चा अच्छे से सीखेगा। ठीक है, वो तो प्राइमरी लेवल का है, बोर्डिंग क्लासेस कैसे अटेंड कर पाएगा, इसलिए सारी चीज़ें एक्टिविटीज होनी चाहिए उसके पाठ्य पुस्तक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है। इवोल्यूशन यूजफुल फॉर वेरियस stakeholders in education. For a teacher as one of the evaluation is helpful too. ऑप्शन ए है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने और पाठ्यचर्या के विकास में फ्रेम सिलेबस एंड डेवलप करिकुलम। ऑप्शन बी है एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है, ये महत्वपूर्ण संरचना देने में। गिव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रन अ स्कूल। ऑप्शन सी है सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने में। आइडेंटिफाई बोथ जनरल एंड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग चैलेंज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी है मूल्यांकन और गंभीर प्रशासनिक निर्णयों को लेने में। टेक वैल्यूएबल एंड सीरीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी के सामान्य एवं जो व्यक्तिगत अधिगम होता है उसके दौरान विद्यार्थियों के सामने जो कठिनाई आती हैं उसकी पहचान करने में। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है मूल्यांकन एंड की इवोल्यूशन ये वह प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके आधार पर हम किसी भी स्टूडेंट्स की जो नॉलेज होती है उसका आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ये जो शिक्षक होता है वो छात्र के सामान्य और व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करता है। अगर मूल्यांकन ना हो तो एक टीचर कैसे जान पाएगा कि बच्चे के सामने शिक्षण के दौरान कौन सी कठिनाई आ रही है, किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है और कितने बच्चों ने लर्न किया है। तो ये सब अधिगम यानी कि ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ चाइल्ड इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम राइट्स, इस तरह से वो लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस रीडर द चाइल्ड। यानी कि गणित की कक्षा में एक बच्चा है वो इस तरह से उसे लिखता है, तो इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा हो सकता है कि बच्चे ने इस तरह से लिखा, तो कौन सी त्रुटि होगी। ऑप्शन ए है कि बच्चा लापरवाह और कक्षा में सतर्क नहीं है। इज केयरलेस एंड इनअटेंटिव इन द क्लास, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेडागोजी में क्या होता है, बच्चों को हर इस तरह से सामने से दोष नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि बच्चों का जरूरी उसका ध्यान ना हो या वो लापरवाह हो, सतर्क ना हो सकता है आपसे ही कोई मिस्टेक हुई हो, तो ऐसे बच्चों पर दोषारोपण नहीं कर सकते। याद रखना पेडागोजी में कुछ टर्म्स को याद रखना। दूसरा कह रहा है कि बच्चे के अभ्यास के लिए अधिक समान प्रश्न देने की आवश्यकता है। नीड्स को बी गिवन मोर सिमिलर प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस। ऑप्शन सी है बच्चे ने इस नियम की तीन अंक की संख्या किसी 2 अंक की संख्या से बड़ी होती है का अति व्यापीकरण कर लिया है। हैज ऑल्सो एनालाइज्ड द रूल दैट अ 3 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन अ 2 डिजिट नंबर। ऑप्शन डी है बच्चे में गणितीय अधिगम की अयोग्यताएं हैं। हैज मैथमेटिक्स लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी आप बच्चों पे कह रहे हैं ये बच्चों की गलती है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज है। जरूरी है ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि हो सकता है कि बच्चों को सही से समझ में ना आया हो, बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक समान प्रश्न है वो आप दे सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा अपने बचपन में, अगर आप एक प्रश्न हल करते थे, अगर उसे सही से मैम बता देती तो आप उसे सॉल्व कर देते थे और सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपको फिर से मिलता था और तो आप उसे सॉल्व अपने आप कर लेते थे। फिर मिलता था तो आप उसे अच्छे से सॉल्व करना जान जाते थे। यानी कि बच्चों को समान क्वेश्चन से एक जैसे वो देने की ज़रूरत है। अगर आप उसे इसे सॉल्व करना है उसे सीख जाएगा, फिर उसको अलग तरह से दो, उसको भी 2-3 बार दो, उसको भी सही से हल करना सीख जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बच्चों के साथ करना चाहिए। मेरा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है
कि गणित की कक्षा में बच्चा इस तरह से समस्या में प्रॉब्लम इस तरह से लिखता है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से उसे क्वेश्चंस देने चाहिए कि वो उसको सही से सॉल्व करना सीख जाए। ठीक है, उपयुक्त त्रुटि का कारण बच्चे ने इस नियम का उपयुक्त कारण यह है कि बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंक की संख्या किसी 2 अंक की संख्या से बड़ी होती का अतिव्यापीकरण कर लिया। इसके लिए दशमलव का उसे स्थानीय मान का महत्व का पता ही नहीं है कि दशमलव मान किस तरह से लगाना चाहिए। तो आप सेम क्वेश्चंस दे सकते हैं जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ऑप्शन को अलग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग शुड फोकस ऑन। ऑप्शन ए है कि गणितीय शब्दावली के अधिगम पर, लर्निंग मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजिक्स। ऑप्शन बी है कलन विधियों को कंठस्थ करने पर, मेमोराइजिंग ऑफ एल्गोरिदम्स। ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर, मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन थ्रू एक्टिविटीज। ऑप्शन डी है प्रश्नों को हल करने के गहन अभ्यास पर, रिगोरियस प्रैक्टिसेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी की गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षण पर। ठीक है, यानी हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर गणितीय अधिगम होता है उसकी जो शिक्षण विधि है वो गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षण पर क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। हमारे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि इनमें से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग पूछा है। ऑप्शन ए है कि ये तार्किक विवेचन पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। ऑप्शन बी है इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है, इट हैज इट्स ओवन यूनिक लैंग्वेज एंड सिंबल्स। ऑप्शन डी है कि प्रकृति में अमूर्त है, इट इज अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। ऑप्शन डी है कि अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है, इट हैज अ वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन इन अदर डिसिप्लिन्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है कि अन्य विषयों में इसका सीमित अनुप्रयोग है, ये गलत है। बाकी ये तार्किक विवेचन पर आधारित है, इसकी अपनी भाषा और विशिष्ट भाषा और चिन्ह और प्रकृति में अमूर्त है, ये सभी कैसे हैं, राइट हैं। ठीक है, मतलब सही है। एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि गणित की प्रकृति होती है निगमनात्मक और आगमनात्मक। ठीक है, गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में कैसी होती हैं, श्रेणीबद्ध होती हैं, जो कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में व्यवहारिक और वैचारिक ज्ञान से किसको करती हैं, जोड़ती हैं। अतः गणित की प्रकृति इस प्रकार से है कि यह तार्किक विवेचन पर आधारित होती है, इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह होते हैं, ये प्रकृति में क्या होता है, अमूर्त होता है, और इन विषयों में इसका क्या होता है, असीमित प्रयोग होता है। ठीक है, अतः गणित की प्रकृति नहीं है, ये वाला हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द स्टेटमेंट स्कूल मैथमेटिक्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग एस्टिमेशंस एंड अप्रोक्सीमेशंस स्किल इज, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार ये कथन के अनुमान और सन्निकटन कौशल के विकास में जो स्कूली गणित है वो एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। ऑप्शन ए कि सत्य नहीं है, नॉट ट्रू, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है, सिंस मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स एग्जैक्ट आंसर्स। ऑप्शन बी है कि ट्रू, सिंस स्टूडेंट्स में अप्रोक्स सत्य है, ट्रू, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कई सूत्रों और कलन विधियों को याद करना कठिन है और वे उत्तरों का सन्निकटीकरण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में अप्रोक्सीमेट द आंसर्स एज इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर मेनी फार्मूला एंड एल्गोरिदम्स। ऑप्शन सी है कि सत्य है क्योंकि ये प्रश्न को हल करने में समय की बचत करता है, ट्रू, सिंस इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ऑप्शन डी है सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान और सन्निकटीकरण निहित है, ट्रू, सिंस सॉल्यूशंस टू मेनी साइंटिफिक मैथमेटिकल एंड एवरीडे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन।
सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी कि सत्य है, क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान और सन्निकटन क्या हो निहित है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ये कथन की अनुमान और सन्निकटन कौशल के विकास में जो स्कूली गणित है वह सार्थक भूमिका निभा सकता है सत्य होता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने बताया है कि गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान और सन्निकटीकरण क्या है निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच फ्रैक्शंस टू स्टूडेंट एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल का छात्र है, आपको उसको क्या सिखाना है भिन्न, तो इसमें से कौन सी विधि सबसे कम यूज होगी। ऑप्शन ए है हमारी भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग यूजिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ऑप्शन बी है परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फ्रैक्शंस एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग डेफिनेशंस। सी है कि हिस्से और पूरे के संबंध वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना यूजिंग डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ पार्ट एंड होल रिलेशनशिप्स। और ऑप्शन डी है कि विभिन्न भिन्नों को निरूपित करने के लिए पेपर फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करना यूजिंग पेपर फोल्डिंग टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट वेरियस फ्रैक्शंस। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी के परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच क्या करना अंतर करना। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि इस तरह से है कि भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग करें, हिस्से और पूरे के संबंध वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का क्या करें उपयोग करें। ठीक है, जैसे कि तरबूजे के दो भागों में काटकर बताना कि ये पूरे तरबूज के आधा आधा भाग हैं। विभिन्न भिन्नों को निरूपित करने के लिए पेपर फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करें। ठीक है, विभिन्न प्रकार के भौतिक मूर्त वस्तुओं का उपयोग करें और ये सारी विकल्प भी विद्यार्थियों को भिन्न के लिए सबसे कम उपयोग होगा, बाकी सभी उपयोग होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।